So let's begin with organizations, and here we are, but it's pertinent to remind you that revision is key and practice makes man perfect. ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे ज़्यादा परफेक्शन आपको आएगी. दिस थिंग इज़ की फॉर क्रैकिंग एनी एग्जामिनेशन, सो कीप इट इन माइंड. सो लेट्स बिगिन विद ऑर्गेनाइजेशंस. ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हम स्टडी करने जा रहे हैं जो एनवायरनमेंट के साथ डील करती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव. ओके, सो जब आप ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी करते हैं, कीप इन माइंड यू शुड बी नोइंग थ्री थिंग्स. वन, सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट थिंग इज कि इसको बैकिंग किसकी है, या ये इस्टेब्लिश कब हुई है, किसके अंडर हुई है, किस एक्ट के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया है, किस स्टेच्यूट की इसको बैकिंग है. द फर्स्ट थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड अनदर थिंग इज इसका पर्पज़ क्या है. जो ऑर्गेनाइजेशन हम स्टडी कर रहे हैं, फॉर व्हाट इट इज डीलिंग, ये क्या करती है, ठीक है ना. एंड नंबर थर्ड थिंग विच यू शुड बी नोइंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस इज दैट कि इसका जो है इसके जो है इम्पॉर्टेंट जो प्रोविजंस है वो क्या है, ठीक है ना. पर्पस इसका क्या है, बैकिंग इसको किस एक्ट की है, इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस इसके क्या है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसको कंट्रोल कौन करता है, कौन सी मिनिस्ट्री या कौन सा डिपार्टमेंट जो है इसको कंट्रोल करता है. मोस्टली इन तीन एरियाज में जो है आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के क्वेश्चंस देखेंगे. सो टुडे वी विल बी स्टडिंग एनिमल वेलफेयर बोर्ड, सेंट्रल जू अथॉरिटी एंड ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ये दोनों कन्फ्यूजिंग हैं, इसलिए मैंने इकट्ठे रखे हैं. मेक श्योर कि इसका और इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. एंड यू शुड बी नोइंग कि एग्जामिनर अक्सर इसके प्रोविजंस इसके साथ इंटरचेंज करता है, एंड सो दैट के जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज रहे एग्जाम के अंदर. एंड इन ए सिमिलर वे, जिस तरह एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, इस तरह हमारा जो है एक दूसरा बोर्ड भी होता है इसी के रिलेटेड. वी विल बी सीइंग अहेड. हमारा नेक्स्ट है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक है. वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ. दिस वन, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, एनिमल बोर्ड फॉर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक, ये दोनों डिफरेंट हैं. एग्जामिनर्स यहाँ पे भी कंफ्यूज करता है अक्सर. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एंड देन वी विल बी स्टडिंग मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एंड अदर माइसलेनियस एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशंस जो इन्वायरमेंट के जो है एरियाज में काम करती हैं. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद एनिमल वेलफेयर बोर्ड. एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है ये कंस्टिट्यूट हुआ है क्रूएल्टी टू प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960. दिस इज इंपॉर्टेंट. इस एक्ट के अंदर ये कंस्टिट्यूट हुआ है. इसके 28 मेंबर होते हैं जिनका टेन्योर होता है 3 साल का. ठीक, इनिशियली ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड के अंदर आती थी ये ऑर्गेनाइजेशन. नाउ इसको कंट्रोल करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. इसका जो मेन पर्पस होता है वो गवर्नमेंट को एडवाइज करना होता है ताकि जो एनिमल्स हैं उनको जो है सफरिंग उनको मतलब उनको पेन ना दिया जाए या वो सफ़र ना हो. ठीक, सो इट्स मेन पर्पस इज टू प्रिवेंट सफरिंग ऑफ एनिमल्स इन ट्रांसपोर्ट, कैप्टिविटी और कन्फाइनमेंट. ठीक है ना, एनिमल्स जहाँ पे भी हैं इन नॉट शेल उसकी सफरिंग को रोकना इसका प्राइमरी पर्पस है. फर्दर ये जो बोर्ड है ये डिज़ाइन करता है स्लॉटर हाउस कैसे होने चाहिए. ठीक, फर्दर इट टेक्स स्टेप्स टू एलिमिनेट अनवांटेड एनिमल्स विदाउट पेन आर सफरिंग. ठीक, जो अनवांटेड एनिमल्स हैं उनको जो है कैसे ख़त्म करना है इट टेल्स. ठीक, फर्दर पर्टिनेंट टू रिमाइंड यू वर्मिन कंसेप्ट होता है जिसको जहाँ पे 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो है 5th शेड्यूल है, 5th शेड्यूल उसके अंदर वर्मिन्स डिक्लेयर करते हैं. लाइक हमारे पास है माइस, रैट, ये वो वाले स्पीशीज होते हैं जिनको किल किया जा सकता है. ठीक है ना. सो अगेन टू रिमाइंड यू 1972
is different from Cruelty to Animals Acts 1960. Okay, so next further what it does, board जो है ये ग्रांट करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर रेस्क्यू होम्स एंड फर्दर इट ग्रांट रिकॉग्निशन फाइनेंशियल एड एंड अदर असिस्टेंस टू वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस। ये वो वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एनिमल वेलफेयर के लिए काम करती है। नाउ द नेक्स्ट अथॉरिटी वी हैव सेंट्रल जू अथॉरिटी। इसको कंस्टिट्यूट किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर, ठीक है ना। इसको 1972 का जो एक्ट है इसको अमेंड किया गया 1991 के अंदर, एंड देन ये जो है एजेंसी सेंट्रल जू अथॉरिटी इसको कंस्टिट्यूट किया गया, बनाया गया। एंड इट्स मेन पर्पज इज टू रिकॉग्नाइज एंड डी रिकॉग्नाइज ऑल जूज। दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑल भी कैपिटल है यहाँ पे, एंड डी रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज भी करता है और डी रिकॉग्नाइज भी करता है सभी जूज को, ठीक है। एंड फर्दर इट आइडेंटिफाइज एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फॉर पर्पज ऑफ कैप्टिव ब्रीडिंग। कैप्टिव ब्रीडिंग के अंदर जो है किन एनिमल्स को रखा जाएगा, किन एंडेंजर्ड स्पीशीज को रखा जाएगा, सेंट्रल जू अथॉरिटीज जो है आइडेंटिफाई करता है इसको, ठीक है ना। इफ अगर कहीं पे लैप्स होता है तो वहाँ पे जो कोई ऑफेंस होता है जूज के रिगार्डिंग, एनिमल्स के रिगार्डिंग, तो ये कॉग्निजेंस भी उसकी लेता है, ठीक है ना। फर्दर इट ग्रांट्स लाइसेंसेस, सर्टिफिकेट ऑफ ऑनरशिप, रिकॉग्निशन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एज टोल्ड अर्लियर ये दोनों डिफरेंट हैं। ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो हमारा है ये एक बेसिकली एग्जीक्यूटिव बॉडी है। कोई भी जो पार्लियामेंट का स्टेच्यूट है या पार्लियामेंट में पास किया गया लॉ है वो ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बैक नहीं करता, ठीक है ना। बट हालांकि इसको किसी स्टेच्यूट की बैकिंग नहीं है, बट स्टिल ये अंडर किसके आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट, MOEFCC के अंडर आता है, ठीक, ओके। सो ये जो है ये प्रिपेयर करता है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक जो है ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रिपेयर करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड फर्दर वी हैव नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। इसको कंस्टिट्यूट किया गया है बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2003 के अंदर, ठीक है ना। जहाँ पे हमने 3 लेवल पे जो है कमेटीज कंस्टिट्यूट की गई है इस एक्ट के अंडर, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड लोकल लेवल पे भी। वी हैड स्टडीड इट, हमने ये पढ़ा है पहले ही। तो व्हाट नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी डज, बेसिकली इट अप्रूव्स IPR ऑन रिसर्च बेस्ड अपॉन बायोलॉजिकल रिसोर्स और नॉलेज obtained फ्रॉम इंडिया। NBA में इम्पोज बेनिफिट शेयरिंग कंडीशन, ठीक है, बेनिफिट शेयरिंग कंडीशन ये इम्पोज भी करता है। एंड मेन पर्पज इज कि IPR की जो है रिकॉग्निशन करता है, इसको IPR का अप्रूवल देता है कि किस बायोलॉजिकल एरिया के अंडर या किस रिसर्च, बायोलॉजिकल जो स्पीशीज़ पे रिसर्च होती है या बायोलॉजिकल एरियाज में जो रिसर्च हो रही है उसको ये अप्रूवल देता है। ये एडवाइस करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि किन एरियाज़ को आप हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर करें, ठीक है ना, बेस्ड ऑन बायोडाइवर्सिटी, कि किस एरिया की जो है बायोडाइवर्सिटी इस काबिल है कि आप उस एरिया को हेरिटेज साइट डिक्लेयर करें, ठीक। ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे किसी दूसरी कंट्री के अंदर IPR को जो है अपोज भी कर सकता है, ठीक है ना, अगर उस IPR के जो पीछे की जो नॉलेज है उसका ओरिजिन इंडिया के अंदर हो। नेक्स्ट वी हैव वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है ना। इसको 2007 के अंदर बनाया गया, अमेंड करके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड करके 2007 के अंदर जो है WCCB को बनाया गया। व्हाट इट डज, बेसिकली ये जो एक्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो जनरली ये इसी को इन्फोर्स करता है। सो इट्स एक्चुअली कम्प्लीमेंट्री एफर्ट्स बाय स्टेट गवर्नमेंट विच इन्फोर्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है ना। सेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक, तो सेंट्रलाइज्ड एक डेटा ये तैयार करता है, ठीक है।
इम्प्लीमेंट ऑब्लिगेशंस अंडर वेरियस इंटरनेशनल कन्वेंशंस। अगर इंटरनेशनल कन्वेंशंस के अंडर जो है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन के लिए कुछ हमारी ऑब्लिगेशंस के हमने एग्रीमेंट किया है तो उनको भी इम्प्लीमेंट करता है जी। फर्दर इट एडवाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन वाइल्ड लाइफ क्राइम्स। वाइल्ड लाइफ क्राइम्स को कैसे रोकना है, ठीक है ना। तो ये जो एडवाइस वगैरह है ये जो एजेंसी है करती है, ठीक। देन वी हैव नेशनल गंगा रिवर बेसन अथॉरिटी, ठीक है ना। इसको कंस्टिट्यूट किया गया है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर कंस्टिट्यूट किया गया है नेशनल गंगा रिवर बेसन अथॉरिटी को, ठीक है। तो इसका जो है मेन पर्पस वो ये है कि रिवर बेसन अप्रोच जो है अपनाई जाए, रिवर बेसन मैनेजमेंट प्लान जो है उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, एंड जो है मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो जो है गंगा का वो मेंटेन किया जाए, ठीक। तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनर की तरफ से कि वो इसको चेयर कौन करता है, नेशनल गंगा रिवर बेसन अथॉरिटी को इसको चेयर करता है, इसका चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो पहले ये थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर, एंड नाउ इट इज शिफ्टेड टू मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, ठीक। दिस इज सफिशिएंट फ्रॉम दिस। नेक्स्ट वी हैव सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कंस्टिट्यूट किया गया है वाटर प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन एक्ट जो है हमारा 1974 का। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट क्योंकि हमारे पास एयर जो है, एयर का एक्ट है 1981 का, जो हमारा CPCB है, CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये कंस्टिट्यूट किया गया है वाटर एक्ट के अंडर, ठीक है ना। हाउएवर ये जो लेटर जो है एयर पोल्यूशन जो एयर एक्ट है हमारा, इसके अंडर जो प्रोविजंस हैं उनको भी यही बोर्ड इंप्लीमेंट करता है, ठीक है ना। दो इट्स वर्किंग फॉर बोथ एयर एंड वाटर, बट इसका कंस्टिट्यूशन हुआ है वाटर एक्ट 1974 के अंदर, ठीक है। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट अबाउट इट। तो ये जो है इसके कुछ इनिशिएटिव्स हैं। नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो है ये चला रहा है, ठीक है ना, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, स्टैंडर्ड पार्टिकुलेट मैटर PM10 रिस्पायरेबल, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक। तो फर्दर ये करता है वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग करता है, ठीक ना। इको सिटी प्रोग्राम ये जो है रन कर रहा है, नॉइज पोल्यूशन को देखता है, ठीक। जो प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरर्स के, ठीक है ना, उनकी जो बैग्स वो बनाते हैं उनको सर्टिफाई करता है कि एज पर इसकी कितने माइक्रोन की जो है थिकनेस होनी चाहिए वो है कि नहीं है, ठीक। जो चेयरमैन इसका रहता है वो चेयरमैन रहता है सिविल सर्वेंट, जिसको अपॉइंट करती है जिसको कैबिनेट अपॉइंट करती है, ठीक है ना। एक कैबिनेट की जो कमेटी है अपॉइंट करती है एक सिविल सर्वेंट को, ठीक है। और एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और यूटीज गवर्नमेंट को कि किस तरह से आपको जो है वाटर एंड एयर पोल्यूशन को रोकना है या क्या इनिशिएटिव्स लेने हैं इस रिगार्ड में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अथॉरिटी वी हैव नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट, आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको कंस्टिट्यूट किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो 1960 का जो क्रूएल्टी एक्ट है एनिमल्स, क्रूएल्टी टू एनिमल्स, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, वो हमने अर्लियर डिस्कस कर दिया, एंड वो इससे डिफरेंट है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है हमारा, इसको इस बॉडी को कंस्टिट्यूट किया गया है इसके अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर। ये अपेक्स बॉडी रहती है रिलेटेड टू ऑल वाइल्ड लाइफ मैटर्स, ठीक है ना। अप्रूव्स ऑल प्रोजेक्ट फॉलिंग विद इन 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज हमने देखे, नेशनल पार्क है, जिस तरह वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है ना, कंजर्वेशन रिजर्व्स है, कम्युनिटी रिजर्व्स हैं, ठीक है ना, टाइगर रिजर्व्स हैं। दीज आर हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं।
तो ये जो फॉर एग्जांपल हमारा प्रोटेक्टेड एरिया है नेशनल पार्क का, तो इसके जो 10 किलोमीटर के अंदर जो भी प्रोजेक्ट होगा उसका अप्रूवल जो है इस बोर्ड से लेना होता है, ठीक है ना। बाकी जितने भी वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड मैटर्स होते हैं फाइनली यही बॉडी डिसाइड करती है। दो इसके जो मेंबर होते हैं वो होते हैं 47 मेंबर्स, जो अर्लियर हमने डिस्कस की थी उसके थे जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड था, ठीक है ना। एनिमल वेलफेयर बोर्ड था उसके थे 28 मेंबर्स, बट ये कौन सा है, ये है नेशनल बोर्ड, ठीक है ना। वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड था, ये है नेशनल बोर्ड। इसके कितने मेंबर्स हैं, इसके हैं 47, ठीक। तो फार्मर के थे 28 जो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया है। इसको हेड कौन करता है इस बोर्ड को, दिस बोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। वहां उस बोर्ड को कौन हेड करता था, मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट मिनिस्टर, ठीक है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो ऑफिशियल्स भी होते हैं, एनजीओज, एमपीज, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, टूरिज्म एक्टिविस्ट, ठीक है ना। बहुत से लोग जो होते हैं, वाइड कंसल्टेशन इस बोर्ड के अंदर होती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट बॉडी, ठीक है ना। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है इसको 2006 के अंदर जो है इस्टेब्लिश किया गया, बट किसको अमेंड करके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड करके 2006 के अंदर जो है इस बॉडी को कंस्टिट्यूट किया गया। किसकी रिकमेंडेशन पे, टाइगर फोर्स 2005 के अंदर जो कंस्टिट्यूट की गई थी उसकी रिकमेंडेशन पे। दो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड करके 2006 में NTCA को बनाया गया इस एजेंसी को। व्हाट दिस एजेंसीज डू, इसका जो रूल है वो रूल ये है कि इट्स रिपोर्ट्स, ये जो है बेसिकली देखता है कि किस तरह से हमारे जो टाइगर्स हैं उनको कंजर्व किया जाए। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट, यही जो है हमारा टाइगर सेंसस करता है, ठीक है ना। टाइगर्स को काउंट भी यही एजेंसी जो है करती है। जनरली इट डील्स विद टाइगर्स प्रोटेक्शन, ठीक। तो इसकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो पार्लियामेंट के सामने रखी जाती है, ठीक है ना। स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी अंडर चेयर ऑफ CMs इन टाइगर स्टेट्स, ठीक है ना। दो इसके जो इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे ऑलरेडी पहले भी पूछ चुका है, एमस्ट्राइप्स, EI। एमस्ट्राइप्स जो है ये एक टेक्निक है, एमस्ट्राइप्स बेसिकली एक टेक्निक है टाइगर्स को काउंट करने के लिए। 2022 की जो सेंसस हमारी रिलीज होने वाली है तो उसके अंदर जो है, या फिर जो पहले इस ये टाइगर्स जो काउंट करता है उसमें कुछ टेक्निक्स यूज करता है, क्योंकि टाइगर्स को काउंट करना वेरी डिफिकल्ट होता है। हेंस ये क्या करते हैं कि जिस तरह कोई पावरों के निशान होते हैं या कैमरा लगा के रखते हैं, ठीक है ना, या फिर एक यूनिक पैटर्न जो उनकी बॉडी पे होता है, ठीक है ना, उसको जो है डिफरेंट टेक्निक से जो है टाइगर्स को इस तरह से काउंट किया जाता है। तो एमस्ट्राइप्स की जो टेक्निक है इसको यूज़ करता है NTCA टाइगर्स को काउंट करने के लिए। सिमिलरली EI भी वैसी ही टेक्निक है, ठीक है ना, बट इसके अंदर जो है कैमराज को यूज़ किया जाता है, ठीक। ये फर्दर जो है NTCA अप्रूव करता है स्टेट्स टाइगर कंजर्वेशन प्लान, और ये जो है NTCA जो है डिसअलाउ करता है, ठीक है ना, रोक सकता है माइनिंग को, इंडस्ट्रीज को और अदर जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर टाइगर रिजर्व्स के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसको रोकने की अथॉरिटी NTCA को होती है। इसको जो चेयर करता है वो करता है मिनिस्टर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का, ठीक है ना। तो इसके जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 3 MPs, 2 लोकसभा से होते हैं, 1 राज्यसभा से होता है, 8 एक्सपर्ट्स होते हैं डिफरेंट एरियाज के, ठीक है ना। और फिर होता है IG ऑफ फॉरेस्ट, एक्स ऑफिशियो मेंबर इसका रहता है, ठीक है ना। देन वी हैव इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज विच इज रियलिटी नाउ। ये जो है IMD ब्रिटिश एरा के अंदर कंस्टिट्यूट हुआ है 1875 के अंदर, ठीक है ना। ब्रिटिश एरा के अंदर IMD को कंस्टिट्यूट किया गया है। प्रेजेंटली ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर, ठीक।
तो दिस इज़ बेसिकली द प्रिंसिपल एजेंसी फॉर मेट्रोलॉजी, वेदर फोरकास्ट, सिज्मोलॉजी, वन ऑफ 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स ऑफ WMO, ठीक है ना। वर्ल्ड जो मेट्रोलॉजिकल हमारा है उसका जो है ये रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स जो है इसके अंडर आता है। देन वी हैव फोरकास्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन नॉर्दर्न इंडियन ओशन। देन इस जो है हमारा ये चला रहा है समर प्रोजेक्ट, ठीक है ना, जिसके अंदर ब्लैक कार्बन को मॉनिटर किया जाता है IMD के द्वारा। उसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम चला रहा है IMD अंडर नेम समर, ठीक। हेडक्वार्टर जो IMD का है वो है दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट वी हैव नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ये जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 के अंदर जो है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को हमने कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। इसका जो बेसिक पर्पस था इसको कॉन्स्टिट्यूट करने का वो ये था कि जो हमारा एनवायरनमेंट के अंदर एनवायरनमेंट के रिलेटेड जितनी भी लिटिगेशंस होती हैं या केसेस जो होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चले जाते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे इनका काफ़ी डिले हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो कोर्ट्स के अंदर हैं वो पेंडेंसी लगभग हमारी 4 करोड़ के अराउंड है केसेस की, ठीक है ना। वहीं पे हमारे जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे भी 2 लेस है पेंडेंसी बट स्टिल है, जिसकी वजह से जो है एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो केसेस होते थे वो काफ़ी डिलेड हो जाते थे। जो कंपनीज़ को जो इश्यूज़ होते थे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होने में काफ़ी देर लग जाती थी। इसलिए वी थॉट ऑफ NGT, ताकि NGT जो है हमारे जो है इफेक्टिवली एंड एक्सपीडिशियसली फास्टर बेसिस पे जो है केसेस को एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो केसेस है उनको डिस्पोज कर पाए, ठीक है ना। इसके अंदर जो है लिमिट रखी गई है कि 6 महीने के अंदर जो है केसेस को डिस्पोज करने हैं, बट स्टिल वी आर सेइंग कि उसके बियॉन्ड भी जो केसेस हैं वो जा रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एग्जामिनर पूछेगा आपसे वो ये है कि एनवायरनमेंट के ये जो हमारा NGT है ये सभी एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो है चीज़ों को डील करती है एक्सेप्ट 2 एक्ट्स। हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है एंड फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 है। ये दो जो एक्ट हैं इनको जो है NGT की जुरिस्डिक्शन से बाहर रखा हुआ है, ठीक है ना। NGT जो है इन दो एक्ट्स के रिलेटेड जो केसेस हैं उनको एंटरटेन ही करता, रेस्ट जो हैं उनको एंटरटेन करता है, ठीक। जो इसकी जो हमारे बोर्ड होता है उसका जो चेयर रहता है, चेयर पर्सन रहता है, ठीक है ना। जो इस ट्राइब्यूनल का जो हेड रहता है हमारा वो रहता है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है CGI की कंसल्टेशन में, ठीक है ना। और जो मेंबर्स होते हैं वो आधे जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, रेस्ट कुछ एक्सपर्ट्स मेंबर्स को भी रखा जाता है। दोबारा जो मेंबर्स होते हैं NGT के उनको दोबारा अपॉइंट नहीं किया जाता। जो चेयरमैन होता है NGT का वो सिटिंग और रिटायर्ड जज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है ना, या फिर चीफ जस्टिस हो सकता है हाई कोर्ट का, ठीक। जुडिशियल जो मेंबर हो सकते हैं वो सिटिंग और रिटायर्ड जज हो सकते हैं हाई कोर्ट के, जहाँ पे सिर्फ जज है, जहाँ पे है चीफ जस्टिस, ठीक है। एंड जो एक्सपर्ट मेंबर इसके हैं वो हो सकते हैं जिनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो एनवायरनमेंट के रिलेटेड। इसके अलावा हमारे पास कुछ और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये एक ऑटोनॉमस एजेंसी है, ठीक है ना, जो वाइल्ड लाइफ रिसर्च के साथ डील करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक। नेक्स्ट वी हैव इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ये भी एक ऑटोनॉमस है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर रहती है। देन वी हैव वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये एक NGO है, ठीक है ना, प्लस गवर्नमेंट के साथ इनका कोलैबोरेशन है, ठीक। ये किसके साथ डील करती है, कंजर्वेशन एंड रिकवरी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है ना। जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, ठीक है ना, उनकी रिकवरी के लिए या कंजर्वेशन के लिए जो है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो NGO है काम करती है। देन वी हैव बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये एक NGO है, ठीक है ना,
अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस इज़ दैट कि ये पार्टनर है वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल इन इंडिया का, ठीक है, डिजाइंड एज साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हेडक्वार्टर जो है BNHS का ये है मुंबई के अंडर, ठीक है ना। जो इसका सेंटर है वो है चिलिका लेक। इंटरनेट ऑफ बर्ड्स जो प्लेटफॉर्म है वो BNHS रन करता है। देन वी हैव WWF इंडिया, ठीक है ना, पार्ट है वर्ल्ड WWF का। ये जो रिलीज़ करता है WWF, ये करता है लिविंग प्लानेट रिपोर्ट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। लिविंग प्लानेट रिपोर्ट जो है WWF हर 2 साल के बाद जो है रिलीज़ करता है, ठीक। देन वी हैव पोल्यूटेंट्स, ये हमारा 7th टॉपिक है एनवायरनमेंट के अंदर। एंड देन वी हैव अनदर क्लास जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज को। एंड देन फाइनली हमारी एक करंट अफेयर्स की क्लास होगी। सो पोल्यूटेंट्स को डिस्कस करते हैं। पोल्यूटेंट्स जो होते हैं हमारे पास 2 तरह के होते हैं। बेसिकली इट्स पोल्यूशन एंड ड्यू टू सम मिस्टेक आई हैव रिटन इट्स पोल्यूशन, ठीक है ना। तो नाउ पोल्यूशन के अंदर जो है फर्स्ट पोल्यूटेंट्स का कंसेप्ट है। पोल्यूटेंट्स हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो हैं उनकी डेफिनेशन ये रहती है कि जिस फार्म में वो एनवायरनमेंट के अंदर जाते हैं उसी फार्म में जो अपनी फार्म है, जो अपनी शेप है उसको मेंटेन करके रखते हैं, बट इट नेगेटिवली अफेक्ट्स एंड हार्म्स अदर स्पीशीज जब उनकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। लाइक जो है परसिस्ट इन फार्म इन विच दे आर एडेड टू एनवायरनमेंट लाइक DDT, प्लास्टिक, एश, स्मोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये जो है इंपॉर्टेंट है आपको नोट करके रखने कौन कौन से हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। नाउ सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हमारे ये पोल्यूटेंट्स तब बनते हैं जब यही वाले पोल्यूटेंट्स जो है आप एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये वाला जो पोल्यूटेंट है, ये वाला पोल्यूटेंट इस पोल्यूटेंट के साथ मिलके जो है एक तीसरे किस्म का पोल्यूटेंट बना रहा है, देन वी विल कॉल दिस सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ठीक है। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन बिटवीन प्राइमरी पोल्यूटेंट। जिस तरह सेकेंडरी पोल्यूटेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हमारा ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, पेन है, एसिड रेन है, ठीक है ना। स्मॉग जो है हमारे पास 2 तरह का है, फोटोकेमिकल स्मॉग, सल्फरस स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग आल्सो नोन एज ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग या लॉस एंजलस स्मॉग। यह जो होता है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लस नाइट्रस ऑक्साइड्स, ठीक है ना, प्लस सनलाइट, ये मिलके बनाते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन, ठीक है ना, ग्राउंड लेवल ओजोन। इसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है ना। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लस नाइट्रस ऑक्साइड्स प्लस सनलाइट, ठीक है ना, तो ये ग्राउंड लेवल के ओजोन बनाते हैं, इसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। देन वी हैव सल्फरस स्मॉग, इसको हम लंडन स्मोक भी कहते हैं। एंड DO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो कोल से निकलता है, कोल की बर्निंग से, उससे बनता है। फ्लाई ऐश हमारा जो होता है, फ्लाई ऐश के अंदर जो हमारे कंपोनेंट रहते हैं वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड एंड अल्युमिनियम सिलिकेट जो हैं वो फ्लाई ऐश के अंदर आपको ये वाले पोल्यूटेंट्स देखने को मिलेंगे। फर्दर हमारी जो गवर्नमेंट है वो इनिशिएटिव्स को चला रही है रोकने के लिए इस पोल्यूशंस को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वी हैव नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट रन कर रही है, ठीक है ना। बेसिकली इसको कौन रन कर रहा है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो 1974 वाटर एक्ट के अंदर जो है कंस्टिट्यूट हुआ है। ये हेल्प लेता है स्टेट लेवल जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं उनकी, ठीक है ना, पोल्यूशन कंट्रोल कमेटीज़ की, ठीक है। नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो नीरिक है, ये सब मिलके जो है इसको जो है मॉनिटर करने का प्रयास करते हैं। 4 पोल्यूटेंट्स जो हैं जिनको रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है, सल्फर ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स हैं,
ठीक है ना। रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स जो हैं इनको मॉनिटर करते हैं। मॉनिटरिंग एयर पैरामीटर्स इज आल्सो इंक्लूडेड विंड स्पीड, डायरेक्शन, ठीक है ना, टेम्परेचर वगैरह भी जो है इसके अंदर मॉनिटर किया जाता है। नेक्स्ट इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट का है वो है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है ना। इसके लिए हम जो है करंट अफेयर्स में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, जो हमारा थर्ड इनिशिएटिव है पोल्यूशन के रिलेटेड वो है नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड देन वी हैव नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। तीनों हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है। नेशनल जो है एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है इसके अंदर 12 पोल्यूटेंट्स को जो है इसकी जो है इनकी पोल्यूशन को मेज़र किया जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, PM10, PM2.5, ओजोन, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक, निकल, बेंजीन, अमोनिया, बेंजोपायरिन, ठीक है ना। आप इस शॉर्ट फॉर्म से भी इसको याद रख सकते हैं, बबन से भी। नाउ व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू नोट हियर इज दैट कि आपने यहाँ पे देखा नहीं कि CO2 को नहीं मेज़र कर रहे हैं, ठीक है ना, एम्बियंट एयर पोल्यूशन में या इसके अंदर जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं मेज़र कर रहे हैं। तो एग्जामिनर इसको पूछता है, ऑलरेडी पहले पूछ भी चुका है। तो यहाँ पे आर्सेनिक जिस तरह कन्फ्यूजिंग है, आपको लगेगा ये नहीं मेज़र करता होगा, ये करते हैं, ठीक है ना। इस तरह जो है बेंजीन है, बेंजोपायरिन है, अमोनिया है, इनका लगेगा कि ये मेज़र नहीं करते होंगे, बट किया जाता है इसको। कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये आप कंफ्यूज कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड की तरह। कार्बन मोनोऑक्साइड जबकि मेज़र होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, ठीक है ना। दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो माइन्यूट पॉइंट्स हैं जिनको एग्जामिनर्स रिपीटेडली पूछते हैं, यू शुड बी नोइंग देम। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ रेडिएशन। हमारे पास दो तरह की जो टाइप्स की रेडिएशन की होती है, आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग जो होती है उनका हाई पेनिट्रेशन पावर होता है, ठीक है ना। मैक्रो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं ये उनको ब्रेक कर देती हैं, ठीक है ना। लाइक गामा रेज, एक्स रेज, हायर यूवी स्पेक्ट्रम, एटॉमिक रेडिएशंस, दीज आर आयोनाइजिंग। नॉन आयोनाइजिंग जो होती हैं लेस हार्मफुल होती हैं, अफेक्ट्स ओनली दोज कंपोनेंट्स विच एब्जॉर्ब देम एंड हैव लो पेनिट्रेबिलिटी। जो होते हैं इनके पास लो पावर होता है पेनिट्रेट करने का, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स वी हैव लोअर यूवी रेडिएशन, विजिबल लाइट, ठीक है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ठीक, इनका लो पेनिट्रेशन पावर होता है तो लेस हार्मफुल होते हैं। बट आयोनाइजिंग का हाई पेनिट्रेशन पावर होता है, मोस्ट हार्मफुल। ये एग्जाम्पल्स हैं आयोनाइजिंग की, यू हैव टू रिमेंबर देम एंड दीज आर नॉन आयोनाइजिंग, इनका भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इंडस्ट्रीज, और इनसे कौन कौन से पोल्यूटेंट्स निकलते हैं। अगेन एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन, लेट्स स्टडी देम। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फरस ऑक्साइड से निकलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड से निकलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर से निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। पेपर इंडस्ट्री जो हमारी होती है इससे सल्फर ऑक्साइड, NOx एंड PM निकलता है, ठीक। सीमेंट इंडस्ट्री जो हमारी होती है इससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, फूम, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इससे निकलते हैं। नेक्स्ट वी हैव थर्मल पावर प्लांट्स, इनसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लाई ऐश, पार्टिकुलेट मैटर, मर्करी जो है थर्मल पावर प्लांट से निकलता है। न्यूक्लियर प्लांट जो है, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करता, ऑलरेडी ये वाला पहले पूछ चुके हैं, ठीक है ना। नाइट्रस ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है रिलीज करते हैं। CNG जो हमारा होता है ये लोअर नाइट्रस ऑक्साइड्स जो है लोअर लेवल पे जो है प्रोड्यूस करता है, जो मीथेन है ये प्रोड्यूस करता है बट लोअर लेवल पे, ठीक है ना। CNG जो है अक्सर आपको लगेगा कि ये कुछ नहीं करता प्रोड्यूस, बट इट प्रोड्यूसर्स नाइट्रस ऑक्साइड्स एंड मीथेन बट ऑफ लोअर क्वांटिटी में ये प्रोड्यूस करता है। LPG जो हमारा होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। एंड इससे आपको कंफ्यूज कर सकता है, पहले भी पूछ चुका है शायद कि LPG जो है ये मीथेन रिलीज करता है, नो, बट ये कार्बन डाइऑक्साइड करता है, ठीक है ना। पेट्रोल जो हमारा होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड करता है रिलीज, ठीक है ना। बेंजीन जो है इसके अंदर जो ज़्यादा रिलीज होती है, लेड भी जो है रिलीज होता है।
डीजल जो है इसके अंदर लेस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड इसके अंदर नहीं रिलीज होता डीजल के अंदर, इंपॉर्टेंट टू नोट, ठीक है ना। पेट्रोल के अंदर होता है, डीजल के अंदर नहीं होता। इसके अंदर जो नाइट्रस ऑक्साइड्स है वो ज़्यादा रिलीज होते हैं डीजल के अंदर, जहाँ पे पेट्रोल के अंदर नहीं होते, ठीक है ना। मोर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इसके अंदर जो है ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, पेट्रोल के अंदर नहीं होते। नेक्स्ट वी हैव वाटर पोल्यूटेंट्स एंड डिजीजेस, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक। जो हमारी मिथाइल मरकरी होती है, ठीक है ना, इसकी वजह से होता है मिनामता डिजीज, ठीक, मिथाइल मरकरी। एंड मिथाइल मरकरी को हम लाइम से ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पोल्यूटेंट है कैडमियम। कैडमियम अगर एलिमेंट होता है वाटर के अंदर, देन एटाई डिजीज जो है, जिसको उच डिजीज भी कहते हैं, ये वाली होती है कैडमियम से, ठीक। जो नाइट्रेट है इससे बहुत ही पॉपुलर जो है डिजीज होती है बच्चों के अंदर, ब्लू बेबी सिंड्रोम जिसको कहते हैं। फ्लोराइड की वजह से स्केलेटल फ्लोरोसिस होती है, ठीक। आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट डिजीज होती है। नेक्स्ट एयर पोल्यूटेंट्स, और इनसे क्या डिजीज होती है टू नोट। कोल डस्ट से निमोकोनाइसिस जो है वो होता है इससे, जिसको ब्लैक लंग डिजीज भी कहते हैं, ठीक। जनरली जो माइनर्स होते हैं, कोल माइनर्स, उनके अंदर पाई जाती है ये डिजीज। सल्फर ऑक्साइड से होता है चोकैची अस्थमा। स्मोकिंग की वजह से होता है इफिजेमा। एंड पोर इंडोर एयर क्वालिटी की वजह से होता है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, ठीक। जहाँ पे जो ऊपर वाटर वाले हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिथाइल मरकरी जिस तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिनामता इससे होता है, कैडमियम से एटाई नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोराइड से फ्लोराइसिस, आर्सेनिक से ब्लैक फुट डिजीज, ठीक। नेक्स्ट टू नोट के ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि कौन कौन से ई वेस्ट पोल्यूटेंट्स हैं। ई वेस्ट पोल्यूटेंट्स होते हैं हमारे, ई वेस्ट होता है जिस तरह हमारा कंप्यूटर डैमेज हो गया, लैपटॉप डैमेज हो गया, या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो गैजेट्स हैं वो जब डैमेज होते हैं, देन उसकी वजह से जो है कुछ पोल्यूटेंट्स निकलते हैं। तो वही पोल्यूटेंट्स यहाँ पे है, कौन कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं, जिस तरह से लेड है, कैडमियम, मरकरी, हेक्सावेलेंट, क्रोमियम, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स, बैरियम, बेरिलियम, टोनर्स, फॉस्फर, ठीक है ना। ये वाले जो हैं पोल्यूटेंट्स निकलते हैं किसकी वजह से, ई वेस्ट की वजह से। नाउ वी हैव जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है उसको ट्रीटमेंट करने की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। जिस तरह एक टेक्निक है लैंडफिल्स। लैंडफिल्स में क्या करते हैं, लैंडफिल्स में करते हैं इस तरह से एक खड्डा खोदते हैं, इसमें गंद डाली, एंड देन फिर क्या करते हैं ऊपर से इसमें मिट्टी डाली, इस तरह से डाल दी मिट्टी, एंड देन वेरी नेक्स्ट डे जहाँ पे फिर से गंद डाली एंड देन फिर अगेन ऊपर से मिट्टी डाल दी, एंड देन वेरी नेक्स्ट डे फिर से गंद डाली, एंड देन फिर गंद से मिट्टी डाली, ठीक है ना। तो इसको जो है लैंडफिल्स जो है इसको इस टेक्निक को सॉलिड वेस्ट के ट्रीट करने को, इस टेक्निक को हम कहते हैं लैंडफिल्स। नेक्स्ट जो होता है सैनिटरी फिल्स, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टेड अवर इम्परमिएबल सॉइल लाइंड विद इम्परमिएबल मटेरियल्स। अब जनरली क्या होता है कि जब हम इसको करते हैं लैंडफिल्स करते हैं, तो लैंडफिल्स की वजह से जो जहाँ पे इसके जो होता है कुछ मटेरियल वगैरह या वाटर वगैरह या वाटर के साथ जो मिक्सड जो कुछ वेस्ट होता है वो धीरे धीरे पेनिट्रेट करना शुरू कर देता है, वो इस तरह से आना शुरू करता है, वो धीरे धीरे ऑस्मोसिस के प्रोसेस से वो धीरे धीरे दूसरे रीजन में शिफ्ट होता है। अगर जहाँ पे सपोज कोई वाटर बॉडी है या रिवर है, तो जहाँ पे अगर लैंडफिल है, जहाँ पे हम गंद डंप करते हैं, धीरे धीरे उसके जो कंपोनेंट्स हैं या पोल्यूटेंट्स हैं वो इस वाटर बॉडी में चले जाएंगे। एंड जो हमारा सैनिटरी वेस्ट होता है, ठीक है ना, सैनिटरी वेस्ट होता है जो टॉयलेट्स वगैरह से हमारा निकलता है, ठीक है ना। जनरली अगर ये वाला वेस्ट हमारा आएगा वाटर बॉडीज़ के अंदर, तो देन ये वाटर बॉर्न डिजीजेस करने के हाई चांसेस रहते हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग, हम जहाँ पे इम्परमिएबल मेम्ब्रेन लगाते हैं, कुछ शीट्स वगैरह लगाते हैं या कुछ ऐसी दीवार बनाते हैं जिसकी वजह से जो ये वेस्ट है ये इन दूसरे एरियाज़ में ऑस्मोसिस या कैपिलरी एक्शंस की वजह से दूसरे एरियाज़ में ना जाए, ठीक है ना। सो दिस इज सैनिटरी लैंडफिल्स।
नेक्स्ट वी हैव एंसीरेशन। एंसीरेशन होता है फॉर एग्जांपल किसी हाई टेम्परेचर पे, फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, इसके अंदर हमारे पास कुछ बायोमास है या कुछ भी एनिमल्स हैं जो डेड हो चुके हैं, हम इनको बर्न करेंगे बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, ठीक है ना, लगभग 1000 डिग्री टेम्परेचर पे हम इनको बर्न करते हैं, इनको कहते हैं इंसिरेशन। ठीक, तो वेस्ट जनरेटर जो जहाँ पे होता है, जहाँ से जो वेस्ट निकलता है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, इंसिरेशन। पायरोलिसिस होता है जब हम बर्न करते हैं चीज़ों को, बट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो है, इंसिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, बट इन पायरोलिसिस ऑक्सीजन के एब्सेंस में हम चीज़ों को बर्न करते हैं, ठीक है ना। तो हमें जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो निकलते हैं चारकोल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट टेक्निक वी हैव सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने की जो है वो है कंपोस्टिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक इसी तरह से हम पिट खोदते हैं एंड देन जो है हम इसको ऐसे ही रखते हैं, खुला रखते हैं, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो खुद ही चीज़ों को डिग्रेड कर दें, चाहे इसके अंदर जो वेजिटेबल्स हैं या कुछ और हमने अगर ऑर्गेनिक वेस्ट इसके अंदर डाला हुआ है तो वो खुद माइक्रो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे खुद ही डिग्रेड कर देते हैं, दैट्स कंपोस्टिंग। ठीक, लैंडफिल्स ऊपर से मिट्टी से भरते हैं, कंपोस्ट पिट जो होते हैं जो ओपन रहते हैं। देन वी हैव वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर में क्या होता है, अर्थवर्म फार्मिंग, ठीक है ना। ये टेक्निक सिमिलर टू होती है लैंडफिल्स, इसमें बट ये करते हैं, लैंडफिल्स के अंदर हम जितना भी सॉलिड वेस्ट है वो हम डाल देते हैं, बट इन लैंडफिल्स वर्मी कल्चर जो टेक्निक होती है इसके अंदर हम इस तरह से एक पिट बनाते हैं। ठीक, इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है, हमारी रॉ वेजिटेबल्स हैं या हमारा बचा हुआ जो खाना होता है, ठीक है ना, या इस तरह जो कुछ होते हैं दूसरी चीज़ें होती हैं ऑर्गेनिक, हम इसमें डालते रहते हैं। एंड देन क्या होता है कि ये एक मैन्योर बनती है जिसको हम जो है फिर यूज़ कर सकते हैं किसके अंदर, फील्ड के अंदर। ब्लैक कलर्स की होती है जनरली, आजकल बहुत ही पॉपुलर है ऑर्गेनिक मैन्योर। ओके, नेक्स्ट वी हैव टेक्निक्स ऑफ बायो रेमिडिएशन। ठीक, बायो रेमिडिएशन एक टेक्निक होती है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं जो है जो हमारे कोई चीज़ अगर कंटेमिनेटेड है, चाहे वाटर है या सॉइल है, अगर कंटेमिनेटेड हो गई है तो हम क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं इस कंटेमिनेशंस को, जो पोल्यूटेंट्स हैं इनको कम करने के लिए, इनको डिग्रेड करने के लिए, ठीक है ना, ताकि ये जो हमारा वाटर है या सॉइल है ये लेस टॉक्सिक हो जाए। ठीक, तो बायो रेमिडिएशन टेक्निक के अंदर हमारे पास दो तरह की टेक्निकें होती हैं, एक होती है इन सीटो की और दूसरी होती है एक्स सीटो की। बेसिक डिफरेंस हमने इकोलॉजी से ही सीखा है। इन सीटो का मतलब होता है जब हम चीज़ों को उन्हीं की जगह पे ट्रीट करते हैं, एंड एक्स सीटो का मतलब होता है जब हम चीज़ों को उनकी जगह से शिफ्ट करके किसी दूसरी जगह पे ट्रीट करते हैं। जो हमारा एन सीटो बायो रेमिडिएशन की टेक्निक्स होती हैं वो होती है बायो वेंटिंग, बायो स्प्रेंजिंग, बायो एगुमेटेशन। बायो वेंटिंग होता है कि जब हम सप्लाई करते हैं एयर और न्यूट्रिएंट्स किसकी ग्रोथ के लिए, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। देन वी हैव बायो स्प्रेंजिंग, जब हम इंजेक्ट करते हैं हाई प्रेशर एयर अंडर वाटर टेबल टू इंक्रीज ग्राउंड वाटर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ठीक, देन वी हैव बायो एगुमेंटेशन, हम इंपोर्ट करते हैं इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी एरिया से एंड देन इस वाटर बॉडी में या जो पोल्यूटेड एरिया है इसके अंदर डालते हैं ताकि जो है वहाँ पे जो पोल्यूटेंट्स हैं वो डिग्रेड हो जाएं। देन वी हैव एक्स सीटो लैंड फार्म। एक्स सीटो मेथड जो है हमारे रेमिडिएशन के वो है लैंड फार्मिंग, जैसे प्रिपेयरिंग एंड पीरियोडिक टिलिंग ऑफ कंटेमिनेटेड सॉइल्स, ए प्रिपेयर्ड बेड, जब हम क्या करते हैं प्रिपेयर करते हैं और रिपीटेडली हम सॉइल को कंटेमिनेटेड सॉइल जो होती है उसकी टिलिंग करते हैं, तो दिन जो होता है इससे जो होते हैं जो माइक्रो जो हमारे पोल्यूटेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे डिग्रेड होते हैं। देन वी हैव कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है चीज़ों को डिग्रेड कर देते हैं। देन वी हैव बायोपाइल्स, हाइब्रिड ऑफ लैंड फार्मिंग एंड कंपोस्टिंग। लैंड फार्मिंग एंड कंपोस्टिंग का हाइब्रिड होता है, बोथ जो टेक्निक्स हैं यूज़ किया जाता है। यूज़ ऑफ इंजीनियर्ड सेल्स टू ट्रीट सरफेस कंटेमिनेशन विद पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स। देन वी हैव बायो रिएक्टर्स, जो प्रोसेस थ्रू इंजीनियर्ड कंटेमिनेंट सिस्टम, कंटेनमेंट सिस्टम। ओके, इसके अंदर हम प्रोसेस करते हैं इंजीनियरिंग जो हमारी इंजीनियरिंग तरीके से। देन हमारा जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच जो रहती है वो क्या रहती है,
चीज़ों को ट्रीट करने की, पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है ना। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है फाइटो रिमीडिएशन। फाइटो रिमीडिएशन जो होता है, हम प्लांट्स का यूज़ करते हैं ताकि जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको रिमूव किया जाए, ठीक है ना। या प्लांट जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको डिग्रेड कर देते हैं, एंड देन जो है एटमॉस्फेयर के अंदर या सराउंडिंग्स में जो है पोल्यूटेंट्स चले जाते हैं। सो हमारी जो फाइटो रिमीडिएशंस की टेक्निक होती हैं फर्दर डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जिस तरह है फाइटो एक्यूमुलेशन, इस टेक्निक के अंदर प्लांट क्या करता है, प्लांट जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, कंटेमिनेंट्स होते हैं, उसको अपने अंदर रूट्स के अंदर या बॉडी के किसी स्टेम में या लीव्स में जो होता है वो खींच के रख लेता है। अगर सॉइल के अंदर पोल्यूटेंट्स हैं तो प्लांट क्या करेगा, इन पोल्यूटेंट्स को खींच के अपनी बॉडी के अंदर, रूट्स के अंदर या शूट सिस्टम के अंदर किसी जगह पे भी रख लेगा। तो इसको हम कहते हैं फाइटो एक्यूमुलेशन की टेक्निक या फाइटो एक्सट्रैक्शन की। देन वी हैव फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर प्लांट क्या करता है, ट्रांसफॉर्म इन लेस टॉक्सिक फॉर्म थ्रू प्लांट मेटाबॉलिज्म। प्लांट मेटाबॉलिज्म की वजह से जो है अगर कोई टॉक्सिक कंटेमिनेंट्स हैं, एंड ये वाला प्लांट हम जहाँ पे ग्रो करेंगे ये इन पोल्यूटेंट्स को जो है लेस टॉक्सिक बना देगा। देन वी हैव फाइटो स्टेबलाइजेशन। प्लांट्स जो है, प्लांट्स रिड्यूस मोबिलिटी एंड माइग्रेशन ऑफ कंटेमिनेंट्स इन सॉइल। अगर सॉइल के अंदर जो हमारे पोल्यूटेंट्स हैं, ये फाइटो स्टेबलाइजेशन वाले जो प्लांट्स होते हैं, ये उन पोल्यूटेंट्स को किसी दूसरी जगह पे मूव नहीं होने देते। फाइटो डिग्रेडेशन जो है हमारी, या जिसको राइजो डिग्रेडेशन कहते हैं, ये डिग्रेड करता है थ्रू एक्टिविटी इन राइजोस्फीयर। ओके, ठीक है। देन वी हैव राइजो फिल्ट्रेशन थ्रू रूट्स, वाटर रिमीडिएशन इन वेटलैंड्स एंड एस्चुरी। जनरली हम राइजो फिल्ट्रेशन वेटलैंड्स के अंदर यूज़ करते हैं। देन वी हैव अदर टेक्निक्स, इंजीनियर टेक्निक्स हैं जिनसे हम वाटर को ट्रीट करते हैं, लाइक माइक्रो रिमीडिएशन। इसके अंदर हम फंजे को यूज़ करते हैं किसी एरिया को डिकंटेमिनेट करने के लिए। देन वी हैव माइक्रो फिल्ट्रेशन, जिसके अंदर हम फंगल माइसिलिया को फिल्टर आउट टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम वाटर इन सॉइल, ठीक है ना। इसके अंदर हम यूज़ करते हैं फंगल माइसिलिया, ठीक है। देन वी हैव एसिड रेन। एसिड रेन के जो है हमारी एसिड रेन जो होती है ये जनरली 3 कंपाउंड्स की वजह से होती है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स या सल्फर के या फार्मिक एसिड के कंपाउंड्स की वजह से होता है, ठीक है ना। फार्मिक एसिड जो होते हैं जनरली फॉरेस्ट फायर से रिलीज होते हैं। हमारी जो एसिड रेन होती है ये वेट भी हो सकती है। जब वेट डिपोजिशंस होती है तो तब बारिश के साथ जो है हमारे ये एसिड जो है फर्दर सल्फरिक एसिड बना के या नाइट्रिक एसिड बना के बरसते हैं, ठीक है ना। जिस तरह ताजमहल का कलर जो टार्निश हुआ है एसिड रेन की वजह से हुआ है, ठीक। देन वी हैव ड्राई डिपोजिशन। ड्राई डिपोजिशन जनरली ड्राई एरियाज़ में होती है, जहाँ पे जो एसिड पार्टिकल्स होते हैं वो इनकॉर्पोरेट करते हैं किसके साथ, डस्ट के साथ एंड स्मोक के साथ, एंड देन ये फॉल होते हैं ग्राउंड्स पे। देन वी हैव रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का एक इमर्जिंग कंसेप्ट है एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस। मोस्टली जो हमारी जो एनर्जी होती है जनरली नॉन पोल्यूटिंग रहते हैं एक्सेप्ट बायोमास एनर्जी, ठीक है ना, विच इज़ मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन। हमारी जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जीज रहती हैं जनरली वो क्या है, वो रहती है नॉन पोल्यूटेंट्स, ठीक है ना, पोल्यूशन नहीं करती, बट जो हमारी बायोमास एनर्जी है, ठीक, ये इंडोर पोल्यूशन जो है वो करती है, ठीक। जो हमारे पास इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है वो है 74 गीगावाट ग्रिड कनेक्टेड एंड 114 गीगावाट टोटल कैपेसिटी है हमारी, ठीक। जो हमारे पास हाईएस्ट कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी की वो है विंड की, दैट्स ऑफ 34 गीगावाट, एंड देन ऑफ सोलर की जो है 21 गीगावाट, देन बायोमास की जो है 8 गीगावाट, एंड देन समालो हाइड्रो पावर जो है 4 गीगावाट, एंड देन वेस्ट टू एनर्जी जो है मेगावाट्स के अंदर 134 मेगावाट्स, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा है विंड, देन सोलर, देन जो है बायोमास। देन वी हैव इंटरनेशनल सोलर अलायंस। रिन्यूएबल एनर्जी के जो मिशन को है फॉरवर्ड करते हुए जो है हमने जो है इंडिया ने प्लस फ्रांस ने 2015 के अंदर जो है इंटरनेशनल जो है लेवल पे जो है सोलर मिशन लॉन्च किया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके अंदर ये है कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो है दिल्ली के अंदर, ठीक, गुरुग्राम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं फोर्स डाउन करना प्राइसेस ऑफ ड्राइविंग डिमांड, ब्रिंग स्टैंडर्ड इन सोलर एनर्जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना। इसके बहुत सी कंट्रीज़ अब हो चुकी हैं, इसको ज्वाइन कर चुकी हैं, ठीक है ना।
इसकी जो मेंबरशिप है पहले रिस्ट्रिक्टेड थी ट्रॉपिकल एरियाज़ में, बट अब यूएन का कोई भी मेंबर है तो वो ज्वाइन कर सकता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके अंदर इंडिया का मेजर कंट्रीब्यूशन है, तो हैंस इम्पॉर्टेंट टू नो, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके जो है ISA ने जो है ग्लोबल सोलर एटलस जो है लॉन्च किया है। देन वी हैव इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियो को देखते हुए 2047 के अंदर जो हमारा मिशन है टू एक्सप्लोर पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर एनर्जी सिनेरियो बाय नीति आयोग प्लस UK बेस्ड DECC। देन वी हैव इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो है इसका हेडक्वार्टर है अबू धाबी के अंदर, UN के अंदर इसको ऑब्जर्वर स्टेटस है। मेंबर जो है इसके मेंबर बनने के लिए आप या तो UN के मेंबर होने चाहिए या आप मेंबर ऑफ इंटर गवर्नमेंट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होने चाहिए। देन ऑल फॉर्म्स ऑफ जो रिन्यूएबल एनर्जी है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी जो एजेंसी है ये सभी के साथ डील करती है, जहाँ पे ISA जो है ये सिर्फ सोलर एनर्जी के साथ डील करती है। बाकी ये वाली जो है जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी हैं, चाहे वो विंड से जनरेट होती है, वाटर से जनरेट होती है, सोलर से जनरेट होती है, सबको जो है सबकी प्रमोशन के लिए जो है ये IREA काम करती है। देन वी हैव विंड एनर्जी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड एज वी सीन के इंडिया के अंदर इसका काफ़ी हाई पोटेंशियल है, ठीक है। सो विंड एनर्जी जो है विंड फार्म्स मोस्ट एफिशिएंट जो होते हैं सी लेवल पे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाई लेवल्स होता है, हाई लेवल की एयर डेंसिटी होती है, ठीक है ना। जो सी लेवल पे जो विंड फार्म्स होते हैं लाइक दिस, जहाँ पे सपोज यहाँ पे सी है, तो जो विंड फार्म्स इन एरियाज़ में रहते हैं वो उनके जो होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज जहाँ पे जो है डेंस एयर होती है एज़ कम्पेयर टू जो हायर एल्टीट्यूड्स पे विंड एनर्जी फार्म्स होते हैं, ठीक है ना। नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी जो पॉलिसी है हमारी 2015 के अंदर जो है हमने लाई हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो नोडल मिनिस्ट्री है, ठीक है ना। देन वी हैव NIWE जो नोडल एजेंसी है डेवलपमेंट ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी, और ये कैरी आउट करती है एलोकेशन ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी ब्लॉक्स, ठीक। टारगेट जो है हमारा विंड एनर्जी को लेकर वो है 5 गीगावाट 2022 तक एंड 30 गीगावाट जो है 2030 तक हम पूरा करेंगे, ठीक। जो फर्स्ट ऑफशोर हमारा विंड एनर्जी का जो विंड फार्म जो हमने लगाया है वो है गल्फ ऑफ खंबात के अंदर जो है 100 मेगावाट का। देन वी हैव हेयर पोटेंशियल के किस स्टेट के अंदर कितना पोटेंशियल है, एज टोल्ड अर्लियर के जो सी लेवल के करीब जो हैं हमारी स्टेट्स उनके अंदर हाई पोटेंशियल होता है विंड एनर्जी को जनरेट करने का। दैट्स वाई जो कोस्टल एरियाज़ के हमने इनकी डिमार्केशन करके रखी है एंड हियर वी आर सीइंग के जहाँ पे इनका हाई पोटेंशियल है विंड एनर्जी को जनरेट करने का। सबसे ज़्यादा जो इंडिया के अंदर पोटेंशियल है वो है गुजरात का, ठीक है ना। एंड देन वी हैव कर्नाटका, ठीक। जहाँ पे इंपॉर्टेंट टू नोट थिंग इज दैट कि तमिलनाडु का नहीं है और आंध्र प्रदेश जो है इनका हाई पोटेंशियल नहीं है। सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल है वो आपको वेस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिलेगा। दैट्स मोस्ट, अगर स्टेट की रिस्पेक्ट में बात करें तो गुजरात जो स्टेट है इसका हाई पोटेंशियल है विंड एनर्जी को जनरेट करने का। देन वी हैव वेव एनर्जी, जो फर्स्ट प्लांट है हमने विज हिंजैम जो है प्लांट लगाया है केरला के अंदर, ठीक है ना। टाइडल जो है फर्स्ट प्लांट जो हमने लगाया है ये है हंथल क्रीक गल्फ ऑफ कच्छ में। देन वेव एंड टाइड्स आर डिफरेंट थिंग्स, आई होप यू वुड बी नोइंग। देन वी हैव बायोमास जो है मेन डिफरेंस बिटवीन बायोमास और फॉसल फ्यूल्स के अंदर ये रहता है कि जो ये दोनों होते हैं बायोमास एंड जो फॉसल फ्यूल्स होते हैं ये दोनों रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बट मेन डिफरेंस ये रहता है कि बायोमास जो है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और वो क्या होता है एक्चुअल में, जो बायोमास जो होता है जब हम बायोमास को ग्रो करते हैं तो ये इतना कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। अब जब इस बायोमास को हम बर्न करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उतना रिलीज़ करता है। जब फिर से हम ग्रो करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड खींच के एब्जॉर्ब करेगा, फिर इसको बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा। तो बेसिकली ये कार्बन न्यूट्रल है बायोमास का कंसेप्ट। बट ऑन अदर हैंड फॉसल फ्यूल जो हैं ये कार्बन न्यूट्रल नहीं है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। बाई फॉसल फ्यूल्स आई मीन जिस तरह वुड को बर्न करना एंड पेट्रोलियम्स को बर्न करना, ठीक है ना, कोल को बर्न करना, दीज आर फॉसल फ्यूल्स, ठीक।
देन वी हैव फ्यूल सेल। जो फ्यूल सेल हमारे होते हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस होती है जो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली किसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, बट ऑफ डायरेक्ट करंट फॉर्म, ठीक है ना, और हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट एंड करंट प्रोड्यूस करते हैं डायरेक्ट केमिकल एनर्जी से, उनको हम कहते हैं फ्यूल सेल, ठीक है। देन वी हैव इट कंसिस्ट्स ऑफ, इनके अंदर जो फ्यूल सेल्स होते हैं इनके दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ऑक्सीजन पासेस अवर वन एंड हाइड्रोजन अवर अदर, ठीक है ना। बाई प्रोडक्ट्स इसका जो रहता है वो रहता है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हीट, कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन इम्पॉर्टेंट टू नोट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये इसके रहते हैं व्हाट, प्रोडक्ट्स। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू पेशेंटली सुनने के लिए। कीप अस सब्सक्राइब्ड एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट वो भी बेनिफिट हो सके इससे। दैट्स ऑल, थैंक यू।